हेलो एंड वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया यार आपने। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आपने दिए हैं और साथ में ही कमेंट करके भी आपने बताया, तो और कमेंट करते रहिए भाई। देखो अभी वीडियो को जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे फिर से शुरुआत कर रहे हैं। सेम टोटल नंबर ऑफ बायस की बात कर रहे थे हम। इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ बायस देखा था। अब हम बात करते हैं सीडिंग के बारे में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है एक तरीके से, जिसमें हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं आपका सीयूईटी का पूरा कंप्लीट। हो सके तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे, अगर फिर भी नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। पिछली वीडियो को जाके देख लेना, जिसने नहीं देखा है पार्ट 1 देख लेना। उसमें इसमें भी सारी यूनिट्स हम कवर करवा देंगे, 3-4 यूनिट जो भी इंपॉर्टेंट है, और वन लाइनर लेके चल रहे हैं। चलिए बहुत कम समय बचा है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने के लिए ये बेस्ट वीडियो हो सकती है आपके लिए। सीडिंग मेथड देखो, सीडिंग मेथड क्या होता है एक्चुअली में। सीडिंग होता क्या है? सीडिंग होता है किसी भी चीज को सीड कर देना। जैसे बीज जो आप रोपते हैं तो उसको भी सीडिंग बोलते हैं। तो हम किसी भी टीम को, ऐसी टीम को सीड कर देते हैं जो कि पहले ही स्ट्रॉन्ग टीम है। कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम है वो आपकी देखी जाती है कि प्रीवियस ईयर की उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बेस पे। अगर मान लीजिए पिछली साल की कोई टीम विनर टीम है तो उसको पहले से ही, ताकि वो पहली बार में बाहर ना हो जाए। तो जनरली ये सीडिंग जो होती है वो पावर ऑफ 2 में होती है। जैसे कि या तो 2 टीम सीड होंगी या 4 टीम सीड होंगी, 8 टीम या 16 टीम सीड की जाती हैं। ठीक है, तो ऑल द टीम्स एक्सेप्ट द सीड टीम आर किप्ड इन फिक्चर बाय लॉट्स। लॉट्स मतलब कि लॉटरी सिस्टम के द्वारा। आपको पता है जैसे कि मान लो 100 टीम है तो 100 टीमों का आपके नाम लिखे जाएंगे और उनको 100 नंबर लिखे जाएंगे और उनको एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा और शेक करके फिर एक एक करके टीम निकालनी पड़ेगी। एक पर्ची निकाली, मान लो उसमें एक लिखा आया तो एक नंबर पे आपके दे देंगे। कोई भी एक जो टीम है पर्टिकुलर उसका एक नंबर दे देंगे। और नेक्स्ट आएगा 2 नंबर लिखे, फिर मान लो 2 नंबर निकलता है। कोई भी एक यूनिवर्सिटी निकलती है, मान लो एलएनआईपी निकल गई। पहली पर्ची में लिखा था आपका महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, दूसरी में आपका निकल के आता है, वो निकल के आ रहा है मान लो कि एलएनआईपी, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। तो पिक्चर में सबसे ऊपर लिखा आएगा जिसका पहला नंबर नाम है। तो जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है मान लो, तो वो आ गया। दूसरे नंबर पे आपका एलएनआईपी है, तो पहला मैच जो होगा वो मुंबई वर्सेस एलएनआईपी होगा। इस तरीके से आपकी ये जो पिक्चर है फिर सेट किया जाता है। और जो सीडिंग होती है उसके अंदर कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अब एक और चीज होती है स्पेशल सीडिंग। क्या होती है स्पेशल सीडिंग? क्या होती है स्पेशल सीडिंग? आपकी क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में दी जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि स्पेशल सीडिंग क्या होती है, किनको दी जाती है? तो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में डायरेक्ट दी जाती है, उनको मौका मिलता है डायरेक्ट। देखो बिना मैच खेले उनको सीधा ही क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा, वो है स्पेशल सीडिंग। नेक्स्ट है आपका लीग टूर्नामेंट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लीग टूर्नामेंट किसे बोलते हैं? तो इसका 2 नाम है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं इसे और बर्गर सिस्टम भी इसे बोलते हैं। तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम आर द नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट। और साथ में ही मिस्टर बैगर ने कौन सा टूर्नामेंट आपका इन्वेंट किया था, यूं कह लीजिए फर्स्ट पर्सन इन्होंने ये टूर्नामेंट, तो ये किया था आपका लीग टूर्नामेंट। इसके तीनों नाम याद रखना, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये टूर्नामेंट सिंपल भाषा में एक लाइन में बताऊं, हर टीम को हर टीम के साथ खेलना होता है। हर टीम के साथ खेलना होता है। यहीं पे जब हम पिछली बार देख रहे थे आपके नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो उसमें क्या था, एक बार टीम हार गई तो वो डिफीट होने के साथ साथ उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, दूसरा कोई मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर बर्गर सिस्टम या लीग की बात करें, राउंड रोबिन टूर्नामेंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि हर टीम को हर टीम के साथ खेलने का मौका दिया जाता है। तो इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम्स प्ले विद एवरी अदर टीम्स। ठीक है, तो ये सब टीमों के साथ खेलना पड़ता है। अब इसके भी अलग अलग आपके सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है एक आपका, जिसमें हर टीम को हर किसी के साथ खेलना होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ मैचेस का है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी बात है। तो n इसका, और n मतलब है आपका नंबर ऑफ टीम जितनी है। जैसे कि आपकी नंबर टीम है 10, मान लीजिए 10 अगर नंबर ऑफ टीम है 10, तो आपको कितने मैच खेलने पड़ेगा? 10। इसको 10-1 और डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि इसमें 9 आ जाएगा और इसको 90 आ जाएगा, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा।
तो 45 मैचेस खेलने पड़ेंगे, 45 मैचेस खेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर डबल लीग टूर्नामेंट की बात करें, इसमें हर टीम को 2 बार खेलना पड़ता है। हर टीम के साथ 2 बार खेलेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब सिंगल में आपका 45 बार खेल रही थी, तो डबल में कितनी बार खेलेगी? 45 इंटू 2 कर देंगे, 45 इंटू 2 यानी कि 90। तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से बन जाता है आपका, सीधा का सीधा n-1। ये 2 को हटा देते हैं, ये डिवाइड नहीं करते हैं, ये 2 को हटा देते हैं तो बन जाता है। इसके नोट्स आपके मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जाके देखो। कई लोग पूछते हैं कि सर लिंक का नाम क्या है। अरे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर दो, सीधा पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर नहीं मिल रहा है फिर भी तो सर्च करो रूट टू फिजिकल एजुकेशन, टेलीग्राम पे जाके रूट टू फिजिकल एजुकेशन सर्च करो, उसे फॉलो कर लो, उसे सब्सक्राइब कर लो एक्चुअली में जो आपको दिख रहा है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इनकी ज्यादा बात नहीं करेंगे कि क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपके इनके टूर्नामेंट्स के बारे में। तो वो चीज है। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा फिक्चर का इन लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट में आपके 2 मेथड से मेजरली, एक तो आपका स्टेयरकेस मेथड होता है, एक आपका साइक्लिक मेथड होता है। दोनों की ही बात कर लेते हैं, दोनों एक्चुअली में होता क्या है। तो स्टेयरकेस मेथड की बात कर लेते हैं, ये आपका क्या होता है, किस तरीके से चलता है। तो सिंपल है, ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबका आपका लिख दिया आपने 1 1 1 1 1, मतलब कि टोटल नंबर आपके मान लीजिए 5 टीम है, तो आपने 1 1 लिख दिया। फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 नहीं आएगा, यहाँ याद रखना 3 आएगा, 3 के साथ, फिर ये 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 4 के साथ, 4 के साथ, फिर आपका ऐसे इस तरीके से आपका ये चलता रहता है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे स्टेयर्स बन रहे हैं, ये स्टेयर टाइप बन रहा है, दैट मीन्स इट्स स्टेयर केस। इसलिए इसको स्टेयर केस बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप भी कुछ स्टेयर जैसी, सीढ़ी जैसी दिखती है। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने आपको देखने को मिल रही है। हर किसी के साथ मैच हो रहा है, तो सबसे पहले नंबर लिख लो, फिर यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सीधा 3 के साथ करा दो। फिर या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 1 है, फिर आपने 2 उतारा, फिर आपने 3 उतारा, फिर इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड की बात कर लेते हैं। साइक्लिक मेथड क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन नंबर, देन टीम नंबर 1 इज फिक्स्ड। अगर मान लो नंबर 1 फिक्स कर दिए, टॉप पे फिक्स कर देते हैं। जैसे कि इफ नंबर ऑफ टीम्स इन ऑड नंबर, द बाय इज फिक्स्ड। बाय को फिक्स कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं किस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है, इसको मैं आपको इस तरीके से करके बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो उसी तरीके से इसमें भी 1 सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड का समय दो बस। वेरी गुड, ये हो गया। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या आपकी बात चल रही है, किस बात में हम बोल रहे हैं कि आपका जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपकी हैं 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये बी है जो इसको फिक्स कर रखा है। अब ये 1 नंबर वाला है, वो अभी इसके साथ था, अब लेकिन यहाँ आ जाएगा, फिर ये इस तरीके से सर्कल घूमेगा। देखो अब ये जो 5 इधर था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फिर यहाँ देखने को मिलेगा, फिर यहाँ, फिर आगे देखोगे तो यहाँ ऐसे घूम रहा है ये पूरा इस तरीके से सर्कल। एक बी नंबर जो है उसको फिक्स कर रखा है, बाय दे रखी है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस देखने को मिलेंगे आपको, वो मैंने बता ही दिया आपको कितने देखने को मिलेंगे। ये सिंगल लीग टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे जो आपके अगर मान लो आपकी इवन टीम है तो उसमें भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक नंबर जो है वो यहाँ पे रोटेशन में देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है, फिफ्थ राउंड, ये आपको देखने को मिलेगा सेम एज इट इज। ऐसा कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो इनको छोड़ भी सकते हो। और इसके आपके जो ब्रिटिश मेथड है उसका आपका फॉर्मूला है, जितने भी टोटल नंबर आपके दिए जाते हैं वो टोटल नंबर कितने कैसे दिए जाते हैं ये देख लो। जो विनर टीम होती हैं, टीम विनर्स जो होती हैं उनको मिलते हैं 2 पॉइंट, लूजर टीम होती है उसको मिलते हैं 0 पॉइंट, और ड्रॉ जिसका हो जाता है उसको मिलता है 1 पॉइंट। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, आगे करके फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो किस तरीके से बात कर रहे हैं। ब्रिटिश मेथड में एक फॉर्मूला आपका लागू होता है, जैसे कि जितनी आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और टोटल पॉसिबल पॉइंट से, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं उसको। नेक्स्ट आपका अमेरिकन मेथड भी होता है जिसमें हम परसेंटेज देखते हैं, मैचेस जितने जीते होते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जितने मैचेस खेले होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मेथड होता है, इसमें कंबाइन कर देते हैं। आपका नॉकआउट को नॉकआउट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लीग को नॉकआउट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और नॉकआउट को फिर लीग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और लीग को फिर नॉकआउट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, सभी अलग अलग तरीके से। तो इनको बोला जाता है नॉकआउट कम नॉकआउट, या लीग कम लीग, या फिर नॉकआउट कम लीग, या फिर लीग कम नॉकआउट, अलग अलग तरीके से। फिर आपकी इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल की बात कर लेते हैं। इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल क्या होते हैं, तो चलिए इंट्राम्यूरल को समझ लेते हैं। इंट्राम्यूरल क्या होता है? इंट्राम्यूरल, इंट्रा का मतलब होता है आपका विद इन, और म्यूरल्स का मतलब होता है वॉल। तो जो वॉल्स के अंदर खेला गया है, यानी कि आपके स्कूल के अंदर खेला है, कॉलेज के अंदर खेला है। वॉल्स का मतलब ये नहीं है कि खाली दीवार के अंदर, वॉल्स का अंदर है कि जितनी आपकी बाउंड्री है, जितनी स्कूल की बाउंड्री है, तो उसके अंदर के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर के नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, विद इन द वॉल्स कौन से गेम्स खेले जाते हैं? तो इंट्राम्यूरल इज द राइट आंसर। उसके बाद में आपका ओरिजिन ऑफ इंट्राम्यूरल की बात करें तो यूएसए में पहली बार 1864 में इसको एक तरीके से यूं कह ले इन्वेंट किया गया था। उसके बाद में आपका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है कि क्या क्या आपकी बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एथिकल वैल्यूज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का, और हेल्थ डेवलपमेंट होता है। साथ में ही टर्न अप और फाइटिंग अगेंस्ट इंस्टिंक्ट स्टूडेंट साथ में आपको देखने को मिलता है कि मास लेवल पे पार्टिसिपेशन। एक क्वेश्चन आता है कि इंटरम्यूरल का बेनिफिट क्या है या क्यों कराए जाते हैं? तो बेस्ट इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि मास लेवल पे उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है बच्चों को, तो इसलिए भी करा देते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव देख लो इंटरमोरल के क्या क्या होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हर स्टूडेंट को, पहली ऑब्जेक्टिविटी ये हो गई। दूसरा आपको देखने को मिलता है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है। फीलिंग एक आती है, स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट निकल के आती है। साथ में ही टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, और पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल की। एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होते हैं? तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, और म्यूरल्स का मैंने पहले ही बताया था वॉल्स बोलते हैं। लैटिन वर्ड से आए हैं एक्चुअली में एक्स्ट्रा और म्यूरल्स दोनों ही। तो इनकी बात कर लेते हैं, ये होते क्या है एक्चुअली में। तो ये क्या होते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट आपके कॉलेज के बाहर के टूर्नामेंट हो रहे, जैसे कि आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाते हैं, आप कोई भी नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल का, दे ऑल आर टाइप ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड, क्योंकि आप बाहर जाओगे, जितने बड़े लेवल पे जाओगे तो स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। नॉलेज प्रोवाइड करती है आपकी जितनी भी है, ठीक है, ये सारी चीजें। और बेस बड़ा होता है स्पोर्ट्स का। आप देखते हो कि अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, अलग अलग ओलंपियंस को देखते हो, तो स्किल भी इंप्रूव होती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड बढ़ता है, एक्सपीरियंस मिलता है, स्पोर्ट्स पर्सन एक स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ती है, रूल्स रेगुलेशन, नई टेक्निक कौन कौन सी आ रही, स्ट्रेटेजी सब पता लगती हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी पीछे डिस्कस करी। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल। तो ये सारी बातें, और आगे अब हम चलते हैं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका होने वाला है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं ये थोड़ा सा, ओके। 6 ले लिए तो हमने। स्पोर्ट्स इंजरीज को ले लेते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस भी करी थी। वैसे तो पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, लैक्रेशन, बोन इंजरी कौन कौन सी होती है, ये सारी हमने पीछे वीडियो में डिस्कस कर ली थी। लेकिन फिर भी अब देख लेते हैं फिर से एक बार, आपकी इंजरीज को देख लेते हैं। चलिए इंजरीज को देख लेते हैं। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज आपको देखने को मिलती हैं, वो आपकी देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज में आपके जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बोन को देखेंगे तो बोन आपकी है जो हार्ड टिश्यू में आती है, लेकिन जो स्किन हो गया, आपके टेंडन, लिगामेंट, दे ऑल आर सॉफ्ट टिश्यूज, तो वो सॉफ्ट टिश्यू के उसमें आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है? कंट्यूजन एक तरीके से आपकी मसल इंजरी में भी आता है, जिसमें आपका स्किन के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे आपको मैं हॉकी या बैट से मार दूं तो आपने देखा होगा कि वहां पे थोड़ा सा नील पड़ जाती है, दैट नील पड़ जाना इज कॉल्ड कंट्यूजन। तो सबसे पहले वो लाल कलर का होगा, फिर वो ब्लू कलर का हो जाएगा, लास्ट में आखिरकार वो पर्पल कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आइसिंग यूज करनी चाहिए अगर बचाना है उससे। तो नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा एग्जाम पे मिलेगा, और टी को उठा के सीधा टेंडन से जोड़ देना, और मसल और टेंडन एक साथ जुड़े रहते हैं,
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टेंडन क्या काम करता है? टेंडन आपके मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है टेंडन, और बोन को बोन जोड़ने का काम करता है वो करता है लीगामेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, लीगामेंट। तो वहीं पे अगर हम देखें तो लीगामेंट में कौन सी इंजरी देखने को मिलती है? वो मिलती है स्प्रेन। तो लीगामेंट क्या काम कर रहा था आपका? बोन को बोन से जोड़ रहा था, बोन को और बोन, ठीक है। उसके बाद में आपको देखते हैं एब्रेशन। एब्रेशन मतलब कि आपका एक तरीके से सुपरफिशियल लेवल पे अगर रगड़ लग जाती है इसको स्किन पे तो उसको बोलते हैं एब्रेशन, सिंपल। ये भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आती है। फिर आपका लैक्रेशन होता है, जो टीयर होके स्किन थोड़ा सा हल्का सा इरेगुलर कट लग गया, वही एक तरीके से लैक्रेशन है, थोड़ा सा आपका बड़ा लेवल पे अगर लग जाए तो ये भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। फिर आपका इंसिजन आता है, इंसिजन आता है स्मूथ कट अगर लग गया, स्मूथी कट अगर लग गया स्किन के अंदर, कट किसी भी शार्प ब्लेड वगैरह इनसे लग सकता है, ये भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। फिर आपके हार्ड टिश्यू इंजरीज में आती है आपके बोन्स के इंजरीज, जैसे कि एक सिंपल फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन टूटती तो है लेकिन वो बाहर नहीं आती है, ठीक है। और कंपाउंड फ्रैक्चर होता है उसमें स्किन से या मसल से बाहर निकल के आ जाती है। एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर आपके बोन जो होती हैं, टूट के बोन जो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज कर सकती है। तो ये आपके 3 टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। और भी इसके फ्रैक्चर्स के टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर ओवर यूज फ्रैक्चर का एक अलग एग्जांपल है, तो क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेस फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, तो ओवर यूज इंजरी के कारण होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप रनिंग करते हैं बहुत ज्यादा, अगर रोड रनिंग करते हैं, जो सिन पेन होता है, सिन पेन जो होता है इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर। और जो सिन पेन होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकता है आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर में, इसलिए बोलते हैं कि फ्रैक्चर भी हो सकता है जिसको सिन पेन है बहुत ज्यादा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन में से ग्रीन ले लो, मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, और स्टिक में से स्टिक ले लो। ग्रीन का मतलब होता है हरी और स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। तो हरी लकड़ी को आप मोड़ के देखोगे, पेड़ में से टहनी अगर मोड़ के देखोगे तो वो टूटेगी नहीं इजीली, वो बैंड हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ ब्रेक डाउन बोन क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। तो कहां पे कौन सा ऐसा फ्रैक्चर देखने को मिलता है जिसमें बोन टूटती नहीं है, बैंड हो जाती है? इट्स कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड में आप डबल एम आ रहा है तो डबल एम ले लो। अब कोई भी चीज डबल हो रही है यानी कि इस तरीके से बोन टूट रही है कि उसके 2 या 2 से ज्यादा टुकड़े, 3 या 3 से ज्यादा टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। और आपका एक इंपैक्टेड फ्रैक्चर होता है। इंपैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि एक बोन दूसरे बोन के अंदर धस जाती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है जैसे कि आपकी मान लीजिए बोन है, ये टी शेप में टूट जाएगी इस तरीके से, आपकी सेंटर से बिल्कुल ऐसे इक्वली। ऑब्लिक फ्रैक्चर में आपका थोड़ा सा डायगोनली चली जाएगी, इस तरीके से बोन टूट जाती है। तो ये आपकी कहलाती है ये। उसके बाद में आपकी बोन्स के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहले लोकेट करो फ्रैक्चर कहाँ है, उसको स्टेबलाइज करो, उसके बाद में डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसको हिलाओ डुलाओ मत, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। उसके बाद जॉइंट इंजरीज आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे डिसलोकेशन हो सकता है, जबड़े का डिसलोकेशन, जो डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है, शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन, हिप जॉइंट में डिसलोकेशन और रिस्ट जॉइंट में डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इनके कारण क्या होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी एक्चुअली में होती क्यों है। तो सबसे पहली चीज तो इम्प्रॉपर वार्म अप ना होना, अच्छे से वार्म अप ना करके, और ट्रेनिंग का अच्छे से मेथड नहीं पता है, ड्यूरेशन नहीं पता है, उसके कारण बहुत ज्यादा ड्यूरेशन में कर ली, उससे भी हो सकता है। तो अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, आपने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं यूज कर रखे, साइंटिफिक नॉलेज आपको नहीं है, न्यूट्रिशन आपका डिहाइड्रेशन हो रखा है मान लो, उससे भी हो जाती है। और गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट आपने नहीं लिया है, और प्रेशर आपके पास बहुत ज्यादा है कंपटीशन का, उससे भी स्ट्रेस आके भी दिमाग में तभी जाके भी हो सकती है। केयरलेस एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए बोलते हैं केयरफुली खेलना चाहिए, और इनके कारण आपके हो सकते हैं। बाकी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपने यूज कर लिया है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में थकान है, मसल वगैरह, तो तब भी आपके ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसके लिए आपको अच्छे से वार्म अप करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन एक ही चीज है, लिम्बरिंग डाउन एंड कूलिंग डाउन एक ही चीज है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लिम्बरिंग डाउन को और क्या बोलते हैं, तो लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन एक ही चीज है, ये याद रखना। तो ये फर्स्ट एड के बारे में 3 चीजें याद रखना, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म और प्रमोट रिकवरी। ये तीनों चीज याद रखना। ट्रिपल पी का मतलब भी पूछ सकते हैं आपसे, ट्रिपल पी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज है। और बाकी ये मेथड आपको याद रखने हैं कि राइस का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। और माइस का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं,
मोबिलाइजेशन, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, वहीं पे आपका राइस का भी पूछ सकते हैं जिसका मैंने बताया आपको। तो और भी आपको इसके साथ साथ में देखने को मिलेगी और कौन कौन सी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स इज नेक्स्ट यूनिट, और बायोमैकेनिक्स को खत्म कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं बायोमैकेनिक्स क्या होता है, बायोमैकेनिक्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। साथ में बायोमैकेनिक्स में आपके जितने भी लॉज आ रहे हैं, न्यूटन्स के लॉ सब देखेंगे, फ्रिक्शन वगैरह सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो बायोमैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो बायोमैकेनिक्स से ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, यानी कि एक ग्रीक वर्ड से निकला है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि कोई भी चीज जीवित होती है उसको हम बायो बोलते हैं। जैसे कि बायोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, तो इस तरीके से ये वर्ड निकल के आया। तो बायो मतलब होता है लाइफ, कोई भी चीज जहां पे लाइफ है। और मैकेन का मतलब होता है आपके मशीन है एक्चुअली में। अब जब दोनों को मिल जाते हैं बायो मैकेनिक्स इस तरीके से बन के निकल के आता है। अब मीनिंग की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम टू द पॉइंट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एम क्या हो सकता है, बायोमैकेनिक्स का क्या उद्देश्य हो सकता है, वो देखो कि सबसे पहले तो टेक्निक्स को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। नई नई टेक्निक्स अगर इजाद करनी है तो बिना बायोमैकेनिक्स से नहीं हो सकती है। इवेल्युएट करनी है, आपको देखे होंगे आपने बड़े बड़े कैमराज लगे होते हैं, उसके बाद में उनके देखा जाता है एंगल्स, कितने एंगल पे वो बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो। और मिनिमाइजेशन और इंजरीज को बचाना और उनको रोकना, उनको कम करना, ये सब कारण इन सब की वजह से, मतलब कि आप बायोमैकेनिक्स की हेल्प से ये सारी चीजें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या बन जाता है आपका बायोमैकेनिक्स का, तो वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज तो स्पोर्ट्स की टेक्निक को इंप्रूव करने का काम करता है। इक्विपमेंट और फैसिलिटीज जो आपकी नई नई, आपने देखा होगा कि पॉल वॉल्ट आप देखो कैसे टाइप में आ रहा है, पहले बांस के डंडे से किया करते थे। और पहले अगर देखे जाए हाई जंप, हाई जंप में पहले कौन कौन सी रोल टेक्निक, ये सारी टेक्निक यूज, आज के टाइम में देख रहे हो फ्रोस्टबेरी फ्लॉप यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बायोमैकेनिकली चीजों को एनालाइज करके ही ये सारी चीजें इजाद की जाती हैं। मिनिमाइज करने के लिए इंजरी और न्यू मेथड्स जो आते हैं आपके, वो सारी के सारे बायोमैकेनिक्स की हेल्प से आते हैं। डेली रिसर्च चल रही है आज के टाइम में भी, अलग अलग आपके बायोमैकेनिक्स के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं जो रिसर्च करते रहते हैं। जो आपकी जिम में नई नई मशीनें आती हैं, पहले देखे होंगे अलग एंगल पे, आज के टाइम में अलग एंगल पे, वो सारी चीजें आपकी बायोमैकेनिक्स को देखते हुए आ रही हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को समझने में भी बायोमैकेनिक्स बहुत ज्यादा मदद करती है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में आपके दो मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फ्लैक्शन और एक्सटेंशन। ये तो सबसे बेसिक से मूवमेंट है। जैसे कि मैंने आर्म को फ्लैक्स किया तो आपका फ्लैक्शन कहलाता है, यानी कि डिक्रीज जहां पे एंगल हो रहा है दो बोन्स के बीच का, जहां पे डिक्रीज दिखेगा उसका मतलब है फ्लैक्शन, और जहां पे आपको इंक्रीज दिखेगा उसका मतलब है एक्सटेंशन। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। उसी तरीके से आपको और देखने को मिलेगा एबडक्शन, जिसको एबिडक्शन भी बोलते हैं, और एडक्शन। देखिए ऐड को याद रखना है, किसी भी चीज को बॉडी पार्ट को ऐड करना है। जैसे मैं हाथ को मान लो साइड से ऐड कर रहा हूं अपने अंदर, तो बाहर से ऐड कर रहा हूं यानी कि एडक्शन कहलाएगा। बाहर से बॉडी से दूर लेके जा रहा हूं तो एबडक्शन कहलाएगा। बॉडी से दूर लेके जाना यानी कि अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एबिडक्शन, और एडिंग इन द बॉडी या फिर टुवर्ड्स द बॉडी इज कॉल्ड एडक्शन। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंस है। अब देख लेते हैं न्यूटन्स के 3 लॉ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट की स्टेट में रहेगी जब तक उससे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये पहला लॉ हमारा बोलता है। जैसे आपने फुटबॉल का एग्जांपल ले लो, अगर वो फुटबॉल कहीं पे है तो वो वहीं गिरी रहेगी अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे प्रोवाइड किया जाए। उस पर किक नहीं मारेंगे तब तक वो कहीं जाएगी नहीं। और अगर आपने किक मार दी और तो वह आपकी जाती ही रहेगी जब तक उसमें बाहर फोर्स नहीं लगेगा। तो आप बोलेंगे सर हमारी बॉल तो रुक जाती है आगे, हम अब कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉल हमने मारी किक करी लेकिन आपने बोला कि वो रुकेगी नहीं, लेकिन वहां पे आपका एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो वो अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से वो बॉल रुक रही है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख पढ़ सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सारे। नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज से बात करता है, ये करता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात करता है आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये आपका सीधा एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक मान लीजिए बड़ी सी एक ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, इसके बहुत सारे डब्बे हैं। एक छोटी सी आप मान लीजिए कार लेके आते हैं, एक छोटी सी एक कार लेके आते हैं
और आप इसमें टक्कर मारने की सोचते हैं, तो क्या आप उस छोटी सी कार से वो बड़े सी ट्रेन को पूरी को हिला सकते हैं क्या? दैट्स नो। यानी कि जो ट्रेन का मास है वो बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको उससे ज्यादा मास चाहिए होगा उसको हिलाने के लिए। तो यही चीज बोलती है आपकी ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपका है न्यूटन का लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, थर्ड लॉ है यहाँ। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तीनों लॉ को आपको इसी तरीके से याद रखना है। एवरी एक्शन हैव देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, हर चीज का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि जो स्विमिंग है उसमें आप धीरे धीरे हाथ मारोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, या फिर आप जो चप्पू चलाते हैं, चप्पू जिसको इंग्लिश में पैडल बोलते हैं, पैडल आप करते हो कैनोइंग कयाकिंग में देखा होगा, नाव में बैठे होंगे तो कभी आपने बोटिंग करी होगी। अगर आपने वो रियल वाला चप्पू देखा है तो उसको जितनी स्पीड से मारोगे उतनी स्पीड से जाएगी। वो क्या कह रहा है आपका, वो आपका जो चप्पू जितना भी आप नाव में से जितना भी आप चप्पू मारोगे, जल्दी फास्ट मारोगे, तो उतना जल्दी आपकी नाव जो बोट है वो आगे जाएगी। वो ये कह रहा है कि आपका लॉ ऑफ और उसी तरीके से एक और एग्जांपल कि आप बॉल को जितनी तेज दीवार में मारेंगे उतनी तेज आपके पास वो आएगी। तो ये सारे लॉ क्या हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस तरीके से हर चीज का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो आपके सरफेस आपस में घिसते हैं, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तब भी थोड़ा थोड़ा, आप जैसे कि मान लीजिए स्केटिंग करते हैं तब भी, तो सारे ये फ्रिक्शन जब फोर्स अप्लाई होती है वो आपकी हेल्पफुल भी होती है और वो आपकी थोड़ी सी कभी कभी रुक भी जाती है। जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन तो अप्लाई हो रहा है लेकिन फिर भी वहां पे आपको कोई चीज, जैसे कि हैवी बॉक्स है, कोई आपका बहुत भारी बॉक्स है, वो रखा हुआ है तो वो हिल नहीं सकता अपनी जगह पे क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये सारी आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आती है। लेकिन वहीं पे एक डायनामिक फ्रिक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। डायनामिक फ्रिक्शन में एक आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे कि आप पेपर पे पेन को स्लाइड करते हैं, पेपर पे पेन पेंसिल को स्लाइड करते हैं, सॉरी पेंसिल को स्लाइड करते हैं वो। और रोलिंग फ्रिक्शन देखने को मिलेगा जो आपके गाड़ी जो चलती है, ठीक है, व्हील्स, ये फ्लूइड फ्रिक्शन देखने को मिलेगा आपको स्विमिंग वगैरह इन सब में। अब देखो एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, रोल क्या है फ्रिक्शन का, तो रोल हर जगह है। एथलेटिक्स उसमें स्पाइक यूज करते हैं, जिम्नास्ट जो होते हैं वो आपके पाम्स में एक तरीके से आपका चौक वगैरह लगाते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, उनको हेल्प मिलेगी। बैडमिंटन वाले एक तरीके से अच्छे सोल वाले नॉन मार्किंग शूज लेते हैं। सॉकर वाले एक तरीके से आपके फ्रिक्शन जो है शूज वगैरह ये सब यूज करते हैं अच्छे वाले, ताकि वो उनका फ्रिक्शन बढ़े। लेकिन वहीं पे जो आपके साइकिलिस्ट होते हैं, आइस स्केटिंग वाले होते हैं, इनको क्या है फ्रिक्शन से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि ये आपका फ्रिक्शन जितना ज्यादा इनके लिए होगा उतना ज्यादा हानिकारक होगा। साइकिलिंग में देखो अगर हवा बहुत ज्यादा चल रही होगी तो क्या साइकिलिंग उतनी तेज चल पाएगी जितनी कि बिना हवा के चलती है। और साइकिलिंग और आइस स्केटिंग उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट भी बायोमैकेनिक्स भी खत्म होता है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो करते हैं आपकी साइकोलॉजी की, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्या होती है ये। और कोई अगर मेरे से इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। बहुत समय बाद हम इसको बना रहे हैं तो माफ़ी चाहता हूँ फिर से। अगर आपको वो टॉपिक चाहिए, कोई भी एक टॉपिक जो मिस हो गया है, तो उसको कमेंट में कर देना भैया, आपके लिए चल रही है मेहनत। तो वीडियो को लाइक कर देना। और हमारा बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच, अगर उसको ज्वाइन करना है तो उसको भी ज्वाइन कर सकता है। वो आपके हर एग्जाम में मदद करेगा। A to Z फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज आपको मिल जाएगी। बेसिक्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, एडवांस के लिए आप रेडी हो जाएंगे और एडवांस के भी बहुत सारे टॉपिक हम उसमें करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। चलिए पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी होता क्या है। तो वारन उनके द्वारा बताया कि पर्सनैलिटी इज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट। कैटल बताते हैं आपके कि पर्सनैलिटी इज द इक्विटी विच परमिट्स ए प्रेडिक्ट ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि आपके 4 डायमेंशन किस किस चीज पे बेस होते हैं। तो 4 डायमेंशन पे आपकी पर्सनैलिटी बेस होती है। जैसे कि
फिजिकल डायमेंशन से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे किसी की बॉडी देख के, शेप देख के, स्ट्रक्चर देख के, कलर देख के, वेट देख के, वॉइस सुन के। तो आउटर ब्यूटी इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल डायमेंशन। बाहर से आपने देख के किसी को आकर्षित हो गए तो ये फिजिकल डायमेंशन में आते हैं। मेंटल डायमेंशन मतलब किसी की मेमोरी बहुत शार्प है, आप मेंटल से समझ ही सकते हैं, इमेजिनिंग, सोचने की, रीजनिंग, लर्निंग, इन सभी को आप देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये सारी आप उनकी मेंटल डायमेंशंस को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई बहुत अच्छे से आइडियाज लाता है, सोसाइटी में बहुत अच्छे से यारी दोस्ती, सोशल एक्सेप्टेंस, बहुत अच्छे तरीके से समाज में घुलता मिलता है, तो उसका सोशल डायमेंशन है। इमोशनल डायमेंशन मतलब कि हर तरीके से मतलब खुश रहने वाला, या गुस्सा होने वाला, डरने वाला, ठीक है, डिस्ट्रेस रहने वाला, तो ये सारे आपके इमोशनल डायमेंशंस हैं। तो इन सभी डायमेंशन से मिलके एक पर्सनैलिटी बनी होती है। किसी के अंदर ये सारे मिलके होते हैं, किसी के अंदर थोड़े बहुत होते हैं। तो मेयर फ्रेडमैन और रे रोशनमैन इन्होंने एक तरीके से स्टडी करी थी 1950 में, एंड डिवाइड द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप में इन्होंने बताई, A B C D। A B C D। A नंबर का सबसे अच्छा इंसान होता है, क्योंकि इसके अंदर देखा होगा कि स्टेटस, हाई फंक्शंस, ऑर्गेनाइज चीजें होती हैं, फेवर, एक तरीके से गुड टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंट, मल्टीटास्किंग, ये होते हैं। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं A टाइप वाले। वहीं पे B टाइप वाले देखेंगे तो थोड़े पेशेंस होते हैं, रिलैक्स रहते हैं एकदम, कोई नहीं यार, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बहुत कम होती है इनके अंदर, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है। A और B तो चलो ठीक है, लेकिन जो C टाइप वाले होते हैं ये थोड़े से आपके ऐसे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल डिसीजन स्विफ्ट कर लेते हैं। आदत इनकी ऐसी रहती है कि अभी क्या और थोड़ी देर बाद क्या, तो इस तरीके से रहते हैं इनको, मतलब कि स्ट्रेस में रहते हैं हर तरीके से। दे ऑफन सेक्रीफाइस देयर ओन नीड्स टू अलाउ अदर्स टू फुलफिल देयर फर्स्ट, लीडिंग फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। तो इस तरीके से हमेशा दूसरों को खुश करने में इनका जीवन चला जाता है। लेकिन टाइप डी वाले रहते हैं वो थोड़े से और अलग रहते हैं। दे हैव लो सेल्फ स्टीम, किसी भी तरीके से बिल्कुल की इनके अंदर जीवन की क्षमता ही नहीं है, जीने की वो चाह नहीं है, और सफर्ड रहते हैं हर तरीके से, रिजेक्ट, नेगेटिव, हर तरीके से गुस्से वाले, एंजाइटी वाले, स्ट्रेसफुल नेचर वाले। तो ये आपके टाइप डी वाले नेचर वाले होते हैं, जो कि इंसान को होना ही नहीं चाहिए। टाइप डी और टाइप सी टाइप नहीं होना चाहिए इनके अंदर। देखिए हर तरीके से कोई भी चीज पॉजिटिव होगी तो उसमें भी नेगेटिव ढूंढेंगे, तो नेगेटिव ढूंढने वाले ही है। तो ये 4 टाइप की पर्सनैलिटी है। अब ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, आपके क्या क्या आपकी होती हैं। तो टाइप ऑफ ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो गोल्डन एल्पोर्ड ने आपकी टाइप ऑफ ट्रेड दिया। एक तो कार्डिनल ट्रेड दिया। कार्डिनल ट्रेड वाले क्या होते हैं, बहुत डोमिनेंट ट्रेड है ये इनकी। अगर जिसके अंदर ये ट्रेड है तो वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल एक तरीके से वो पर्सनैलिटी को शेपिंग करने के लिए इंडिविजुअल ग्रीडी, बहुत ज्यादा ग्रीडी, लालची, उसको बस अपना काम होना चाहिए, उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ऐसे टाइप होते हैं वो आपके होते हैं आपके कार्डिनल टाइप। कार्डिनल टाइप वाले वो लोग जो कि अपना काम करवाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं पे एक सेंट्रल टाइप वाले होते हैं। सेंट्रल टाइप वाले पर्सन जो होते हैं वो एक तरीके से क्या देखने को मिलते हैं, फाउंड इन एवरी पर्सन। कुछ कुछ डिग्री आपको हर किसी के अंदर मिलेगी, जैसे कि किसी के अंदर इंटेलिजेंस मिलता है, ऑनेस्टी मिलती है, और नर्वसनेस भी मिलता है। तो ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स मानी जाती हैं आपकी 2। फिर आपके आती है सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स एसोसिएटेड विद द प्रेफरेंस एंड एटीट्यूड। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, हर किसी के स्पेसिफिक अपने अपने सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपके सेकेंडरी ट्रेट्स। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विलियम हार्बर्ट सेल्डन, जिनको हम WH सेल्डन या फिर सेल्डन भी बोल देते हैं नॉर्मल। तो WH सेल्डन ने 1940 में आपकी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था 3 पार्ट में, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ होते हैं आपके दुबले पतले, दुबले पतले, बहुत कमजोर, मेरी बातों को लिख लेना, बहुत कमजोर और बहुत पतले, ठीक है। उसके साथ में आपको देखने को मिलेंगे ये गेम आपके एंड्योरेंस में हाई लेवल देखने को मिलेगा इनका। मेसोमॉर्फ वाले होते हैं आपके मस्कुलर और जिम्नास्टिक्स, जूडो और आपके सारे गेम ये लगभग खेल लेते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं आराम से, मस्कुलर बॉडी इनकी मिलेगी। एंडोमॉर्फ वाले होते हैं मोटे, बिल्कुल मोटे बिल्कुल। और गेम में कौन कौन से खेल सकते हैं, सुमो खेल सकते हैं, सुमो रेसलिंग खेल सकते हैं, पावर लिफ्टिंग कर सकते हैं। इनका दूसरा नाम भी याद रखना, एक्टोमॉर्फ को बोलते हैं सेरेब्रोटोनिया, और मेसोमॉर्फ को बोलते हैं सोमेटोटोनिया, एंडोमॉर्फ को बोलते हैं विस्रोकोटोनिया। तो ये आपको याद रखने तीनों नाम। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी बाय कार्ल जंग।
तो इन्होंने भी 3 टाइप में डिवाइड किया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने में ही रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो हर समय बकवास करते रहे, हर किसी को बोल देते हैं, जो मर्जी आए मुंह फट बिल्कुल। एम्बीवर्ट होते हैं, कभी कभी ऐसे रहते हैं कि इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, कभी कभी आपके एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो ये देख के सिचुएशन देख के आती है, ऐसा नहीं किसी से भी कुछ भी खोल दिया। तो ये 3 तरीके के आपको कार्ल जंग ने डिवाइड की थी आपकी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आपका आता है बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी एक तरीके से ओशियन याद रखना आपको, OCEAN। ओशियन याद रखोगे तो इसकी ट्रिक है ये ओशियन, ओ फॉर ओपननेस, यानी कि उसके अंदर कितनी ओपननेस है, उसके आइडियाज, उसके एक्सप्रेसिव कितना ज्यादा है, चैलेंजिंग कितना है, कितने ज्यादा वो एडवेंचरस एक्टिविटीज को, कितना क्यूरियस है, हर चीज को लेके वो थोड़ा सा ज्यादा क्यूरियस मिलेगा आपको। और वहीं पे जो सेकंड है आपका कंसाइटेडनेस, तो इसमें ये क्या बात करते हैं कि इस लेवल मतलब इस कैटेगरी में O और C, ठीक है। तो C से आपका ये, इसमें आपका क्या बात करते हैं कि थॉटफुल, डिसिप्लिन कितना है, फोकस्ड कितना है एक इंडिविजुअल, और ये कितना वेल ऑर्गेनाइज है, इसको नापने के लिए ये आपका सेकंड है। थर्ड है आपका OCE, ठीक है, OCE, E फॉर आपका एक्स्ट्रा वर्जन, यानी कि उसके अंदर कितनी ज्यादा आपकी फ्रीली एक्सप्लेन करता है चीजों को, कितना ज्यादा वो दूसरों से घुल मिल सकता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट की तरह कितना है, कितना फ्रेंडली, कितना एंजॉय करता है लाइफ को, ये सारी चीज एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट है आपका एग्रीएबल, ठीक है, तो OCEA, ए पे आ गए हम। तो एग्रीएबल कितना है, एग्रीएबल पीपल काइंड, ये हेल्पफुल, वार्म कितना है, एक तरीके से ट्रस्टेड ऑफ अदर्स, दूसरों पे बहुत ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है इसको भी देख लो। दे आर इमोशनली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा इरिटेबल, नर्वस रहते हैं, एंसियस रहते हैं, एक तरीके से छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे एक तरीके से क्विक रिस्पॉन्स कर देंगे, डिप्रेशन टाइप, डिप्रेस रहते हैं। तो OCEAN, तो ये फुल फॉर्म थी ओशियन की। अब बिग 5 थ्योरी होती, बिग 5 थ्योरी जो आपको देखने को मिलेगी। अब इसके टेस्ट के लिए, ठीक है, बिग 5 थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसके टेस्ट के लिए आप बिग 5 थ्योरी का एक तरीके से बिग 5 क्वेश्चनर यूज करते हैं, जिसमें आप इन पांचों को देखते हैं और एक इंसान की पर्सनैलिटी बताते हैं किसके अंदर कितनी ज्यादा एक चीज डोमिनेंट है या दूसरी चीज डोमिनेंट है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन इज एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शंस, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देना, किसी काम को करने का उद्देश्य ज्यादा बढ़ जाना, तो मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मोटिवेशन की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कितने टाइप के होते हैं। तो मोटिवेशन मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका है इंट्रिंसिक, जो खुद से अंदर से जो आ रहा है, किसी भी चीज को करने की खुद से अंदर से जो इच्छा होती है उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। बाहर से कोई इच्छा हो रही है, बाहर से देख के किसी चीज को, आपको कोई प्राइज मिलेगा, आपको कोई और चीज बोले कि इतना पैसा दूंगा, या फिर ये आपको करूंगा, आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा, या आप ये ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, या किसी भी तरीके की पनिशमेंट देना। तो बाहर की चीजों को देख के आप अगर मोटिवेट हो रहे हो तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये 2 टाइप के मोटिवेशन देखने को मिलती है। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं। डेली के गोल आप शेड्यूल सेट करो, डेली का गोल सेटिंग करो, सेल्फ एंडोर्समेंट करो, एक तरीके से टेस्ट योर चैंट्स, उसके साथ साथ में विजुअल सक्सेस, विजुअलाइज योर सक्सेस, साथ के साथ में कांस्टेंट फीडबैक और इवैल्यूएशन करो अपनी ही चीजों का, दूसरों से भी ले सकते हो, रिवार्ड और अवार्ड रख सकते हो, उसके साथ में मोटिवेशन म्यूजिक सुन सकते हो, बातें कर सकते हो, अच्छी टॉक सुन सकते हो किसी से भी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या होता है, ये एक ऐसी हैबिट होती है, एक्सरसाइज करने की एक ऐसी हैबिट जो कि डेली रेगुलरली आपको फोर्स करती है चीज करने के लिए, और ये अच्छी चीज होती है। आपने सुना ही होगा किसी की आदत हो जाती है बहुत ज्यादा, तो एडिक्ट हो जाना, एक्सरसाइज को लेके एडिक्ट हो जाना ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड एक्सरसाइज एडहेरेंस, नथिंग एल्स। अब यहाँ आप बेनिफिट देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फिट रहना, मेटाबॉलिज्म को हाई करना, गुड पोस्चर रखना, बॉडी में एनर्जी बनाए रखना और अपनी एज को डिले करना, ये सारी आपके बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड आपके स्वामी विवेकानंद ने बोले थे कि वंस सेड दैट द पीपल विल अंडरस्टैंड गॉड बेटर इन फुटबॉल फील्ड रेदर देन द टेंपल,
यानी भगवान को आपके फुटबॉल फील्ड में ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है, ना कि मंदिरों में। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने एक बार और एक बात बोली थी कि जिस दिन इंडिया में अगर फुटबॉल ग्राउंड्स की संख्या मंदिरों से ज्यादा होगी, उस दिन इंडिया की तरक्की हो जाएगी। तो एक तो ये तो चीज है कि स्पोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ावा देना है, वो बातें एक तरीके से अपना महान पुरुषों ने बोली गई। तो इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं बढ़ाने के लिए, जो कि आपके इतना। नेक्स्ट आपका एग्रेशन। अब एग्रेशन की बात करते हैं कि एग्रेशन आपका होता क्या है। गुस्सा, एक तरीके से फीलिंग ऑफ एंगर। तो एक तरीके से फीलिंग ऑफ एंगर ये आपका एग्रेशन होता है। तो इसमें मेन बात कर लेते हैं, आपकी दो थ्योरी है व्हाट कॉजेज एग्रेशन। एक आपका इंस्टिंक्ट थ्योरी है, ठीक है, एक आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है। सोशल लर्निंग थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, किसने दी थी, ये दी थी एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी आपकी 1977 में। उसके बाद में आपका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी दी थी आपके जॉन डोलार्ड ने, और आपका रिवाइज फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी दी थी लियोनार्ड ने। तो ये आपकी कुछ थ्योरीज है जिनके डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रेशन। टाइप्स ऑफ एग्रेशन कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपका होस्टाइल एग्रेशन होता है। होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, सीधा ही किसी अपोनेंट को हार्म करने की आपकी इच्छा। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जो कि आपका एक गोल आप पर्टिकुलरली जैसे कि गोल करने जा रहे हो, लेकिन गलती से आपसे हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो उसे बोला जाता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। नेक्स्ट आपका असर्शन एग्रेशन, बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लेजिमेंट, फिजिकल और वर्बल यूज तरीके से फोर्सफुली आप किसी को गाली गलौज कुछ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। हम अपने थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे आने वाली नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। ध्यान रखो अपना। और लिंक मिल जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना PDF।